नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी एमी का दूसरा और अंतिम भाग। फादर की डेथ का एकमात्र कारण वही निकला जिसका आरोप फादर बराबर लगाते थे, और मदर पूरी ढिठाई के साथ झूठ पर झूठ बोलकर उन्हें झूठा शक्की स्वभाव का अनकल्चर्ड आदमी कहकर उनकी इंसल्ट करती थी। जो सच अब यह स्वीकार करने की हिम्मत कर पाई है, यदि यह उसी समय कर लेती, प्यार से फादर से माफ़ी मांग लेती, तो वह निश्चित ही माफ़ कर देते। वह कितने दयालु, कितने लिबरल थे। कितनी बार रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। गलतियाँ इंसान से हो ही जाती हैं। हम दोनों एक अच्छे कपल की तरह अपने बच्चों के साथ रहेंगे। लेकिन मदर ने जो एक बार झूठ को सही कहने की रट लगाई तो सच स्वीकार करने से पहले तक लगाती ही रहीं। इनका जो सच है उससे भले ही फादर की यह बात न सच हो कि जस्टिन और मैं उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन इस बात के सच होने की पूरी संभावना है कि अपने जिस तीसरे चाइल्ड को अबॉर्ट करा दिया था वह फादर का नहीं था। इसीलिए फादर ने जिद करके अबॉर्ट कराया था, और मदर की हरकतों के कारण ही परेशान होकर उन्होंने अंधाधुंध शराब पीनी शुरू कर दी थी। एक तरह से वह शराब के जरिए खुद को खत्म करने पर तुले हुए थे। बेचारे हम सबको कितना प्यार करते थे, मदर को भी। लेकिन जब से वह हॉस्पिटल में किसी के साथ जुड़ी, तब से सब कुछ बदलता चला गया। इस तरह की बातें छुपी नहीं रहती तो फादर से कैसे छिप जाती, उन तक पहुंच ही गई, जिसे मदर बार बार झूठ बताती रही। अंततः फादर उनके इस झूठ की बलि चढ़ गए। ऐसी बातें परमाणु विखंडन से भी कहीं तेज, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से भी ज़्यादा तेजी से लोगों तक पहुंचती हैं। जस्टिन तक भी पहुंची। फादर से तो हम बराबर सुनते ही रहते थे। उनके न रहने पर आए लोगों में ही वह व्यक्ति भी था जिसकी वाइफ मदर के साथ हॉस्पिटल में है। उसकी वाइफ उससे सब कुछ बताती थी। इस कपल ने फादर की दर्दनाक मौत पर गुस्से में जस्टिन को साफ साफ सच बता दिया था। वह दोनों को पनिश कराना चाहते थे। पता नहीं उसकी मंशा पूरी हुई कि नहीं, लेकिन जस्टिन सच को माँ से ही जानना चाहता था। उसे झटका लगा था कि फादर की जिन बातों को वह झूठ समझता था, एक ड्रिंकर का बेतुका अनर्गल प्रलाप समझता था, वास्तव में वही सच्चा था। मदर पर लगाए गए उनके एक एक आरोप सही थे। मदर से उसने बहुत ही अग्रेसिव होकर बात की थी। मदर उस कपल से झगड़ने को तैयार हो गई थी जिसने जस्टिन को सब कुछ बताया था। लेकिन जब जस्टिन ने तमाम बातें साफ साफ कह दी थी तो मदर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तब वह खींचकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। शॉक्ड इसलिए हुई थी कि उनका जो बेटा उनकी ही बातों को सच सही मानता था, वही उसी के सामने कम्प्लीटली एक्सपोज हो गई थी। उनका एक एक सच झूठ निकला था। जस्टिन लोगों के सामने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मदर से बराबर भिड़ गया था। उन मदर से जो अपने झूठ को भी सच साबित करने के लिए फादर के सामने भी एक स्टेप भी कम रखने को तैयार नहीं होती थी, तो उसके सामने कैसे कमज़ोर पड़ती। जस्टिन तो दूसरे हॉस्पिटल में जाने या नौकरी छोड़ देने, उस आदमी से संबंध खत्म करने के लिए कह रहा था, तो वह यह कैसे बर्दाश्त कर लेती। जस्टिन भले ही अपनी जगह सही था, लेकिन सच यह भी तो है कि जो संबंध इतने सालों से बने हुए हों, वह एक मिनट में, एक दिन में कैसे खत्म हो जाएंगे। मदर जस्टिन से इसलिए भी नफरत करने लगी थी क्योंकि जब फादर के न रहने पर चौथे दिन वह आदमी दुख प्रकट करने के लिए घर आ गया, तो हॉस्पिटल के उस फार्मासिस्ट को जस्टिन ने दरवाजे से ही बुरी तरह इंसल्ट करके भगा दिया था। उस व्यक्ति की इंसल्ट से मदर इस कदर नाराज हुई थी कि जस्टिन से साफ कह दिया कि मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने की हकदार हूँ। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मैंने यह अधिकार नहीं दिया कि तुम यह डिसाइड करो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके यंग ब्लड। जस्टिन भी उखड़ गया था। उसने तब वह बातें भी कही जो एक बेटे को माँ से किसी भी हालत में नहीं कहनी चाहिए थी। मदर ने तब यही कहा था। उन्होंने जो बातें बताई उसे सुनकर मुझे भी लगा था कि जस्टिन को वह बातें नहीं कहनी चाहिए थी।
मदर ने भले ही बड़ी गलती की है, फिर सोचा जब इतने दिनों बाद सुनकर एक लड़की होकर मदर की बातों से दिमाग फट रहा है, खून उबल रहा है, तो वह तो लड़का है, एक मर्द है। उससे तो मदर से बहस तब हुई थी जब लोहा बिल्कुल गर्म था, जब फादर के लिए की गई लास्ट प्रेयर की गूंज भी शांत नहीं हुई थी। मैंने मदर से उस समय बहुत सोच समझकर कहा, मॉम इतना सब कुछ हो चुका है, अब तो डैडी भी नहीं रहे। यह पूरे यकीन के साथ पूछ रहे हो कि आप जो सच होगा वही कहेंगी। हमारे बीच यहाँ प्रभु यीशु भी मौजूद हैं। केवल इतना बता दीजिए कि क्या आप उस इंसान को छोड़ नहीं सकती जिसके कारण फादर नहीं रहे? घर में हमेशा उस आदमी के कारण फसाद होता रहा। तुम्हारा बेटा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैं अपना कहूँ तो अब कितने दिन मैं आपके साथ रह पाऊंगी बता नहीं सकती। मेरी इन बातों का मदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रही। मैंने 2 बार रिपीट किया तो भी नहीं बोली। फिर ज़्यादा प्रेशर डाला तो बोली, मैंने बहुत कोशिश की माय चाइल्ड, लेकिन मैं विवश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझ में ही समाया हुआ है, इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ उससे अलग नहीं हो सकती। मदर की इस बात ने मेरे गुस्से को और बढ़ाया, जिससे मैंने उनसे वह प्रश्न पूछ लिया जो निश्चित ही उनके जीवन का सबसे कड़वा प्रश्न था, सबसे कठिन भी, जिसका जवाब सिर्फ उन जैसी विकट हिम्मत वाली या एक्सट्रीम बोल्ड लेडी ही दे सकती है। ऐसी लेडी जिसके लिए अपने सुख से बढ़कर और कुछ नहीं है, हस्बैंड भी नहीं, बच्चे भी नहीं। उनकी बातों से मैं खुद को इमोशनली बहुत हर्ट फील कर रही थी, तो मुझे कड़वा प्रश्न पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने विदाउट एजिटेशन पूछ लिया, मॉम जब उस आदमी से तुम्हारी इतने सालों से रिलेशन है, तो एक बात मैं प्रभु यीशु के सामने इस यकीन के साथ पूछ रही हूँ कि जैसे अभी तक आप इतनी बोल्डनेस के साथ जीसस के सामने सच बोल रही हैं, वैसे ही सच ही बताएंगी। मेरी इस बात पर वह मेरी तरफ देखती हुई बेहद शिकायती लहजे में बोली, अब बाकी क्या ही बचा है जो छुपाऊंगी? सब पीछे पड़ जाएं तो कुछ छुपता है या छुपाया जा सकता है? जो पूछना है पूछो। उनकी बातों को मैंने कड़वे घूंट की तरह पिया और कहा, बहुत सी भले ही ना हो, लेकिन एक बात है जिसे आप चाहेंगी तभी पता चल सकेगा। इस पर वह प्रश्न भरी आंखों से मुझे देखने लगी। तो मैंने पूछा, मॉम अब डैड तो रहे नहीं, इसलिए सच बताने से कोई प्रॉब्लम भी होने वाली नहीं है। यह बात कितनी सच है कि जस्टिन और मैं उनके नहीं, तुम्हारे उस फार्मासिस्ट फ्रेंड के बच्चे हैं। मेरा यह पूछना था कि वह चीख पड़ी, एमी। मैं चुप नहीं हुई, डरी नहीं। तो वह बोली, अब तुम भी इस तरह से क्वेश्चन कर रही हो, पहले तुम्हारे डैड, फिर जस्टिन और तुम। मैंने सोचा था कि जस्टिन के बाद इस प्रश्न से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। उनकी बात को मैंने ध्यान से सुना, फिर उन्हें पूरी इम्पोर्टेंस देते हुए कहा, आपने डैड या उनके बाद जस्टिन को सच बता दिया होता, सही जवाब दे दिया होता, तो यह प्रश्न फिर कभी आपके सामने आता ही नहीं। जब तक उत्तर नहीं बताएंगे तब तक तो यह प्रश्न बना ही रहेगा। मैं अपनी बात पर अड़ी हूँ। उन पर प्रेशर डालती रही तो उन्होंने आखिर वह सच बताया जिसे डैड जस्टिन नहीं जान पाए, जिसके कारण डैड जीवन से हाथ धो बैठे, जिसे सुनकर मुझे पसीना आ गया। मॉम ने खींचते हुए कहा कि जस्टिन और तुम डैड के ही बच्चे हो। जो उनका नहीं था उसे उन्होंने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। मुझे मजबूर कर दिया अबॉर्ट कराने के लिए। टाइम ज़्यादा हो चुका था, इसके बावजूद अगेंस्ट द लॉ जाकर कराया। मेरी लाइफ खतरे में पड़ी, मगर उन्हें अपनी जिद की पड़ी थी, उसे पूरी करके ही माने। मैंने कहा, मॉम जब आपने उनकी पहली जिद की, उस आदमी से कोई संबंध नहीं रखने की नहीं मानी, जिसे मान लेने से अब तक जो कुछ हुआ वह होता ही नहीं, तो एबॉर्शन की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली? मॉम ने जैसे पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं यह प्रश्न करूंगी, इसलिए वह जवाब देने के लिए खुद को तैयार किए हुए थी। तुरंत ही कहा, वह अभी भी जन्म लेता तो कितना बड़ा तमाशा करते दुनिया के सामने, कैसे मुझे बेइज्जत करते, इसका अंदाज़ा तुम भी लगा सकती हो। मुझे पूरा यकीन था कि वह डीएनए चेक करा कर ही मानते। ऐसे में मेरी बच्चे की और उस आदमी की जो इंसल्ट होती वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम दोनों भी परेशान होते। मुझे बड़ी गुस्सा आया। सोचा अपने स्वार्थ के लिए अबॉर्ट कराया और जिम्मेदार फादर को बता रही है। हो तो यह भी सकता है कि वह आदमी भी ना चाहता रहो कि उसकी संतान ऐसी जगह जन्म ले जहाँ वह जब चाहे तब जा भी नहीं सके, उसे गोद में भी ना ले सके। संतान उसकी होगी और नाम दूसरे का होगा। इसलिए मैंने सोचा यह बात भी इसी समय क्लियर कर लूँ कि वह आदमी क्या चाहता था। उसने एबॉर्शन के लिए हाँ कही थी या फिर भरपूर
विरोध किया था। पूछने पर मुझे सीधा जवाब नहीं मिल रहा था। फादर को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। बहुत कुरेदने प्रभु यीशु का वास्ता देने पर सच सामने आया कि वह आदमी भी नहीं चाहता था कि बच्चा जन्म ले। वह शुरू से ही मना करता रहा। उसका कहना था कि उसके 3 बच्चे पहले ही हो गए हैं, एक और बच्चे को वह अभी इस तरह दूसरे घर में नहीं चाहेगा। सच जानने के बाद फादर के प्रति सम्मान, उनके प्रति मेरा इमोशनल अटैचमेंट बहुत बढ़ गया। मॉम के प्रति इमोशनल अटैचमेंट कम होना शुरू हो गया था। मैंने जब देखा कि मॉम सारी बातें कह देना चाहती हैं, कुछ इस तरह लग रहा था जैसे कि वह चाहती हैं कि इस टॉपिक पर जितनी बातें करनी है, जो कुछ मुझे कहना सुनना है, वह सब मैं इसी में समय कर लूँ। इसके बाद फिर कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। तो मैंने भी सोचा कि यही अच्छा है, रोज़ रोज़ बहस से क्या फ़ायदा। या उस आदमी को इतना चाहती तो बेहतर तो यह था कि फादर से अलग हो जाती, डाइवोर्स लेकर उसी के साथ रहती। 2 नावों पर सवारी करने की कोशिश से आखिर क्या मिला। मेरे फादर एक जेंटलमैन की, एक ग्रेट फादर की जान जरूर चली गई। जस्टिन जैसे भाई से हाथ धो बैठी मैं। यह सब मैं मॉम से पूछा तो उनका बड़ा अजीब उत्तर मिला। वह बोली, एक्चुअली मेरे लिए यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति इस बात के लिए तैयार नहीं था कि मुझसे वह शादी करे या मेरे साथ अलग रहे। वह अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा, आश्चर्य है, जो व्यक्ति अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है उसके बाद कुछ सोचता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आपने अपनी फैमिली की लाइफ को नष्ट कर दिया, अपने हस्बैंड को बेमौत मर जाने दिया। सालों साल वह व्यक्ति पूरे मन से आपको पाने के लिए परेशान रहा, इतना ज़्यादा कि अपने वजूद को बजाय रखने के लिए उसने खुद को शराब में डुबो देना पड़ता था, और अंततः इन्हीं बातों ने उनकी जान ले ली। मैंने तब बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, मॉम, आपको यह नहीं लगता कि उस व्यक्ति ने आपको अपना मन बहलाने का एक टूल बना रखा हुआ है? जब तक घर में है तब तक फैमिली या बीवी है, जब 8-10 घंटे बाहर है, ऑफिस में है, तो इतने समय के लिए एक एंजॉयमेंट का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। तो उसने इतने समय के लिए आपको अपना एंजॉयमेंट टूल बना लिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मॉम ने तपाक से उत्तर दिया, अपनी बात को अपोजिट एंगल से देखो, यही बात तो वह भी कह सकता है। मैंने कहा, अपोजिट एंगल से बात तब कही जा सकती जब आप भी उसी की तरह अपने हस्बैंड को, फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार न होती। जैसे वह संबंध घर के बाहर तक रखना चाहता है, वैसे ही आप भी रखती। मगर आप तो, बीच में ही मदर बोली, मैंने पहले ही कहा कि मैं फैमिली को लेकर, तुम्हारे फादर को लेकर भी अवेयर थी, मगर फैमिली को लेकर मैं उतनी कट्टर नहीं हूँ जितना कि वह थे। तुम्हारे फादर का बिहेवियर जिस तरह इस मैटर को लेकर हार्डकोर होता जा रहा था, उससे मुझे अलग होने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैंने कुछ देर और बातें करने के बाद पूछा, मॉम, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन पूछ रही हूँ कि आप आखिर फादर से ऐसा क्या चाहती थी जो वह आपको नहीं दिखाते थे, और वह सब आपको उस आदमी से मिलता है नहीं, बल्कि इतना और ऐसा मिलता है कि आप उस कंडीशन में भी उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पा रही हैं, बल्कि उसे हस्बैंड से भी ऊपर रखा हुआ। मॉम चुप रही। कई बार पूछने में कहा, मैं बहुत क्लियर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस पीस, जिस सेटिस्फेक्शन को चाहती हूँ, वह उसके पास पहुँचते ही मुझे मिल जाते हैं। तुम्हारे फादर को या तो मैं नहीं समझ पाई कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, या फिर शायद वह मुझे समझ नहीं पाए, मुझे नहीं समझा सके कि उन्हें मुझसे क्या कुछ चाहिए, कितना चाहिए। शायद दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ सके। उनकी यह चतुराई भरी बातें मुझे बहुत बुरी लगी। मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैंने कहा, मॉम, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, बहुत सी बातें समझती हूँ, यह भी जानती हूँ कि अनुभव भले ही मेरा कम है, लेकिन घर में सालों से चले आ रहे माहौल ने मुझे बहुत मैच्योर बना दिया है। यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसी कोई बात ही नहीं थी। कोई भी हस्बैंड यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी नॉलेज में उसकी मिसेज किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे। इसीलिए आपको मना करते थे, आप मानने को तैयार नहीं थी। बस इसी सीधी सिंपल सी बात थी, बस इतनी सीधी सिंपल सी बात थी। सिंपल सी बात को आप सिंपली स्वीकार कर लेती तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि बात जैसे भी हो मैनेज हो जाती। फादर इतने लिबरल थे कि वह कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालते, आपके साथ मिलकर ही निकालते कि ऐसी हालत नहीं होती। जो कुछ हुआ ऐसा नहीं है कि उससे आपको कष्ट नहीं हो रहा है, टेंशन में आप भी हैं।
मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो बिगड़ गया है, फैमिली जो बिखर गई है, यदि आप बातों को ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड बनाए रखेंगी तो जो अब तक बचा रह गया उसके भी बिखरने में समय नहीं लगेगा। हम दोनों भी हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बातों को सिंपली एकदम क्लियरली बोलिए। अब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि आप उस आदमी से रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकती। सॉरी, मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि उसके साथ आपका जो भी रिलेशन है वह ओवरऑल फिजिकली आप दोनों के बीच इमोशनल अटैचमेंट या कोई बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, बल्कि यह सच है कि कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि आप खुश रहें, टेंशन फ्री रहें, ऐसा ही काम करें। आप चाहें तो उसे साथ लाकर यहीं रहें, मैं रेंट पर कहीं और रह लूँगी। फादर की फैमिली पेंशन आपने मेरे नाम कर ही दी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं जल्दी ही सेल्फ डिपेंड हो जाऊंगी, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। मैं साथ इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि मैं उस व्यक्ति को सहन नहीं कर पाऊंगी जो मेरी फैमिली की बर्बादी का कारण बना, जिसके कारण मेरे डैड की दर्दनाक मौत हुई। लेकिन क्योंकि आप मेरी मदर हैं, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरे कारण आप खुश ना रह सके यह भी गलत है, या मैं नहीं चाहूँगी। इसलिए मैं आपसे खुशी खुशी कह रही हूँ कि आप उस व्यक्ति के साथ रहें। मॉम, या कहते हुए मैं यह भी सोच रही हूँ कि हर मदर को भी औरों की तरह खुश रहने का अधिकार है, जैसे भी है वह खुश रहे। हमारी बहस निर्णायक दौर में पहुंच चुकी थी। मैं सब कुछ उसी समय फाइनल कर देना चाहती थी, कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती थी। और मदर उस व्यक्ति को तो फाइनली डिसाइड हुआ कि वह उसके साथ अब तक जैसे रही वैसे ही रहेंगी। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसी डिसीजन तक पहुंचने में जितने और जिस तरह की बातें हम माँ बेटी के बीच हुई, वह कई बार बहुत बोल्ड, बहुत गुस्से से भरी तो कभी भावुकता से भरी रही। कई बार दोनों की आंखों से खूब आंसू भी टपके, मगर अच्छा यह रहा कि हम एक डिसीजन तक पहुंच गए। और साथ ही मैं एक नए निष्कर्ष पर भी पहुंची कि सिमोन बोवार की सेकंड सेक्स किताब में लिखी यह बात पूरी तरह सच नहीं है, कि यह कहना अतिशयोक्त न होगी कि पुरुष नारी का आविष्कार यह कहना अतिशयोक्त न होगी कि पुरुष नारी का आविष्कार कर लेता यदि परमात्मा ने नारी की सृष्टि न की होती। मैंने मन ही मन कहा कि इस 21वीं सेंचुरी का पूरा सच यह है कि नारी ने अपने लिए पुरुष का आविष्कार कर लिया होता यदि परमात्मा ने पुरुष की सृष्टि न की होती। उस वक्त मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स की और उनके रिलेटिव्स की बातें, उनके किए गए काम याद आ रहे थे, जो कि मेरी मॉम से कम नहीं थे, बल्कि दो तो ऐसे विचारों की हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल को जीती हैं कि उसे देखते हुए या मानने में मुझे कोई शक नहीं कि मेरी मॉम उनसे बहुत पीछे हैं। मगर इस डिसीजन ने मेरे करियर पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। मदर से एक लंबे गैप, या यह कहें कि ना के बराबर कम्युनिकेशन होने, इमोशनल रिश्ते के कमजोर से धागे से जुड़े होने के कारण मेरा करियर बिखर गया। मैं स्वयं करियर के लिए पूरा एफर्ट कर नहीं पा रही थी। ड्रीम डॉक्टर बनने का था, लेकिन वीक एफर्ट, मौज मस्ती की तरफ ज़्यादा झुकाव के चलते डॉक्टर नहीं बन सकी, किसी तरह नर्स बन गई। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि मदर से अच्छे रिलेशन होते और वह अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए एक गुड मदर, गुड पेरेंट्स का भी रोल अच्छे से प्ले करती तो मैं डॉक्टर बन जाती। पढ़ाई में कतई कमज़ोर नहीं थी। हाँ, तब मेरा स्वभाव ऐसा था कि उसे देखते हुए मुझ पर गुड पेरेंट की एक पतली सी छड़ी की छाया बनी रहनी चाहिए थी, जो मुझे ठीक रास्ता पर चलने के लिए प्रेरित करती, उस पर चलने के लिए प्रेशर बनाए रखती। पतली सी छड़ी की छाया न होने का रिजल्ट यह हुआ कि डिसीजन डे के 3 साल बाद ही मैं बुलेट बाइक ले आई। मदर से पूछा तक नहीं, पूछती भी क्यों, उनसे कोई रिश्ता रह ही कितना गया था। उन्होंने घर में नई बाइक देखी, लेकिन कुछ पूछा तक नहीं। उनके पास अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के बाद इतना समय कहाँ रहता था कि वह यह देखती कि मैंने कुछ साल पहले डैड द्वारा साइकिल दिए जाने पर बाइक लाने की जिद की थी और पढ़ाई पूरी किए बिना ही ले आई। मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या पढ़ रही हूँ, क्या करूँगी, कभी कुछ नहीं पूछा। वैसे उनसे यह अपेक्षा करना मूर्खता ही थी। डिसीजन डे के बाद हर महीने में 2-3 बार ऐसा होता कि वह उसी आदमी के साथ ही कहीं जाकर रहती थी। यहाँ तक नहीं बताती थी कि कहाँ है।
कब आएंगी, किसके साथ है। हालांकि मुझे या तो मालूम ही रहता था, पहली बार जब गायब हुई थी तब जरूर पूछा था, लेकिन जो रिप्लाई मिला उसके बाद मैंने कभी नहीं पूछा। असल में एक मकान में ही हम दो अजनबियों की तरह रह रहे थे, एक दूसरे के कमरे में जाते तक नहीं थे। इस बीच मैंने जस्टिन के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। उसके घर छोड़ने के करीब 5 साल बाद एक रिश्तेदार से बाई चांस ही मालूम हुआ कि वह बेंगलुरु में है, वहीं कोई बिजनेस कर रहा है और मैरिज भी कर ली है, एक बेटा भी है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मदर को भी बताया था, तब उन्होंने धीरे से कहा, ओह जीसस, थैंक यू। उनकी आंखों में तब मैंने खुशी की चमक देखी थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई किसी के साथ नहीं है, सब अलग रहकर खुश है तो यही सही। मैं नर्स की जॉब से कुल मिलाकर संतुष्ट थी। कुछ बड़ा करने की इच्छा कहीं गहरे दब चुकी थी। नर्स की जॉब करते करते मुझे 5 साल बीत गए थे और साथ ही कार्लोस के साथ रिश्ते बने हुए 3 साल। वह बड़ा ही सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। हॉस्पिटल में ही मुलाकात हुई थी। हम दोनों एक ही तरह की लाइफ स्टाइल पसंद करते थे, इसलिए जल्दी ही बहुत क्लोज हो गए। कुछ दिन बाद ही मैंने मदर से उसका परिचय करा दिया था। मैंने देखा उन्होंने उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हालांकि तब तक मेरे लिए इस तरह की बातें कुछ मैटर भी नहीं करती थी। वह कुछ कहती भी तो क्या। जल्दी ही कार्लोस घर पर रुकने भी लगा। वह एक जबरदस्त बाइकर था। मैं जान छिड़कती थी उसकी बाइकिंग पर। उसकी बाइक भी बुलेट ही थी। छुट्टी मिलते ही हम दोनों लंबी राइड पर निकल देते थे। एक बार हम दोनों ने अपनी बाइकिंग कैपेबिलिटी को चेक करने की सोची। तय किया कि इस बार छुट्टी में किसी हिल एरिया के लिए निकलेंगे। छुट्टी मिलते ही हम दोनों एक ही बाइक पर हफ्ते भर के टूर पर निकल दिए। लखनऊ से हरिद्वार, देहरादून होते हुए चंपावत तक गए। यह लंबा रास्ता था। हमें लखीमपुर होते हुए सीधा रास्ता पकड़ना चाहिए था, मगर मस्ती में चूर हमारा जिधर मन हुआ उधर ही चल दिए। सीधा या टेढ़ा कुछ भी हमारे मन में नहीं था। छुट्टियां कम पड़ रही थी, लेकिन हम दोनों ने तय किया कि हम अपना टूर चंपावत तक पूरा करके ही लौटेंगे। हम अपनी जर्नी के आखिर में चंपावत स्थित बनबसा के उस स्कूल और अनाथालय में गए जिसके बारे में फादर ने कई बार बताया था। उनके अनुसार हमारे ग्रैंडफादर उस स्कूल में पढ़े थे। हमें जब पता चला कि स्कूल के संचालक ब्रिटेन के एक नागरिक हैं, तो हमने वहाँ के लोगों से उनका संपर्क नंबर मांगा, मगर न जाने क्यों उन लोगों ने नंबर नहीं दिया। मगर हम निराश नहीं हुए और अपनी रोमांचक जर्नी पूरी कर वापस चल दिए। जैसी खूबसूरत मस्ती भरी हमारे टूर की रवानगी थी, वापसी उसके उलट अत्यंत दुखद रही। रास्ता पूरा करने के बाद घर के करीब पहुंचे तो रिंग रोड पर हमारी बाइक एक पेट्रोल टैंकर से टकरा गई। कार्लोस ऑन द स्पॉट हमें छोड़कर प्रभु यीशु के पास चला गया। मेरा एक पैर, हाथ, कई पसलियां टूट गईं। 2 महीने हॉस्पिटलाइज रही। घर पर भी 1 महीना बिस्तर पर ही बिता। इस दौरान मदर ने जिस तरह मेरी देखभाल की वह बहुत अच्छी थी, लेकिन एक माँ की तरह नहीं, एक इनक्रेडिबल नर्स की तरह। इस सारे समय मुझे डैड की बहुत याद आई। कार्लोस ने मुझे बहुत आंसू दिए। मैं बेड पर पड़े पड़े उसके लिए बहुत रोती। मदर यह देखकर एक बार सिर्फ इतना बोली, जो नहीं रहा उसके लिए रोते नहीं, जो दुनिया में सामने है उसे देखो। मैंने सोचा क्या देखूं, जो देख रही हूँ वह कहीं से कम मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। कितनी बार मुझे आपके हेल्प की तुरंत जरूरत पड़ी, लेकिन आप अपने कमरे में उस बास्टर्ड आदमी के साथ बंद रही। आप दोनों की आवाज़ मुझ में कितनी खींच पैदा करती थी, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आप दोनों की आवाज़ सुनकर बार बार डैडी की याद आ जा रही थी। लगता जैसे वह अभी कमरे से निकलकर मेरे पास आएंगे, प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछेंगे, कैसी हो माय चाइल्ड। मदर से मैंने यह भी बताया कि हम उस स्कूल और अनाथालय भी गए थे जहाँ ग्रैंडफादर ने अपना समय बिताया था, लेकिन मदर ने हमारी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वह जब हॉस्पिटल चली जाती तो मैं 10-12 घंटे के लिए एकदम अकेली हो जाती। शुरुआती 1 महीने तो 10-12 घंटे में डायपर के सहारे ही बिता पाती थी। उस तकलीफ पे क्षण कई बार मन में आया कि मैं भी कार्लोस की तरह मर जाती तो अच्छा था।
जीसस ने मुझे इस तरह की तकलीफ झेलने के लिए क्यों बचा लिया। मुझे बड़ा याद आता अपना तब का परिवार, जब जस्टिन, मैं, पेरेंट्स, पूरा परिवार खुशियों से भरा था। सब एक दूसरे को खूब प्यार करते थे। किसी को जरा भी तकलीफ हो जाए तो बाकी सारे लोग उसकी देखभाल में रात दिन एक कर देते थे। मगर क्या से क्या हो गया था। मदर ने खुद को, परिवार को कहां से कहां पहुंचा दिया था। बेड पर मैंने जो लंबा समय बिताया, उस दौरान जीवन के कई लेसन भी पढ़े, समझे। मदर को लेकर मेरा जो नजरिया था उसमें भी बड़ा चेंज आ गया। अब उन्हें मैं मदर से पहले एक फ्रेंड मानने लगी। ऐसी फ्रेंड जो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, ऐसी फ्रेंड जिसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने से कोई भी स्थिति रोक नहीं सकती। कोई मर्यादा सीमा है उसके लिए तो यही कि उसे अपनी लाइफ, अपने एंजॉयमेंट से प्यार है। परिवार उसके एंजॉयमेंट में एक रोड़ा था जिससे छुटकारा पाने में उसे कोई संकोच नहीं हुआ। उसी समय मैंने महसूस किया कि मैं उनके रास्ते से पूरी तरह हट नहीं पाई हूँ, इसलिए अब मुझे भी पूरी तरह हट जाना चाहिए। मगर कैसे यह तय नहीं कर पा रही थी। काफी समय इसी उधेड़ बुन में बीत रहा था। करीब 6 महीने बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बाइक चलाने लायक नहीं हो पाई थी। ऑटो से ही जाना आना हो पा रहा था। उस समय भावेश सान्याल मेरे करीब आया। ऑफिस में मेरी बड़ी मदद करने लगा। उस कुछ समय बाद मैं उसी के बाइक पर आने जाने लगी। उसके बिहेवियर में मुझे अक्सर कार्लोस की झलक मिलती। जब वह मेरी किसी काम में हेल्प करता तो लगता जैसे डैडी उतर आया है। मैं ऑफिस जाते समय एक बार अपनी बाइक को अवश्य छूती थी, उसे भरपूर एक नज़र अवश्य देखती थी। उस पर नज़र पड़ती तो कार्लोस की याद एकदम ताज़ा हो उठती। मैं तब डॉक्टर से बार बार पूछती थी कि मैं फिर से बाइक चलाने लायक कब तक हो जाऊंगी। वह मुस्कुरा कर कहते, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जोर देती तो कहते, 1 वर्ष तो लग ही जाएगा। जब वह 1 वर्ष कहते वह भी निश्चित नहीं तो मेरा दिल बैठ जाता। बड़ी मायूसी होती। एक नर्स होने के नाते मैं भी इतना जानती हूँ कि मेरी मेन प्रॉब्लम क्या है। पसलियों, प्रपादास्ती या तलुओं की मेटाटार्सल हड्डियों में भयानक टूट फूट इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं सीरियस हो जाती थी तो भावेश बहुत ढांढस बंधाता था। ऑफिस ज्वाइन किए हुए मुझे 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन छुट्टियों में मैंने मदर को बाथरूम से बाहर आते देखा। वह हफ्ते भर का कपड़ा मशीन में धुलकर बाहर निकल रही थी। मैंने आंगन में नेचुरल लाइट में उनका चेहरा देखा तो नजर उनके चेहरे पर टिक गई। फिर कई हिस्सों पर टिकी। मैं साफ देख पा रही थी कि उन्होंने अपने शरीर के कई हिस्सों को अल्टर कराया है। खासतौर से अपने ऊपरी हिस्से में उनके होंठ, गाल, ठुड्डी, गर्दन, हर जगह चेंज साफ नजर आ रहा था। उन्होंने बड़ी बारीकी से अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। उन्हें देखकर मुझे खुशी हुई। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मन ही मन कहा, मॉम तो इस उम्र में भी इतनी ब्यूटी कॉन्शियस है। वो अपनी उम्र से वाकई 6-7 साल कम लग रही थी। सच में खूबसूरत लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोल ही दिया, माम आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरी बात का हास्य वह समझ गई थी और समझते ही बोली, थैंक यू। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने जो चेंज कराया है, हेयर स्टाइल उस हिसाब से मैच नहीं कर रही है। मैंने कहा, मॉम हेयर स्टाइल भी चेंज कर लीजिए। मेलिना ट्रंप जैसी स्टाइल इस लुक को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। वह मुस्कुरा कर रह गई। मॉम की खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। तेजी से 1 साल का समय बीत गया, लेकिन मेरा पैर न मेरी और न ही डॉक्टरों की अपेक्षा अनुसार इम्प्रूव हो रहा था। हालांकि फिर भी आराम से चलने फिरने लगी थी, लेकिन बाइक चलाने लायक नहीं हुई थी। इसी बीच एक दिन अचानक ही पता चला कि उस आदमी ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया है और अब वह और मॉम दोनों मैरिज करने जा रहे हैं। उसने अपने को अपने परिवार से बिल्कुल अलग कर लिया है। उस दिन मैंने सोचा यह अच्छा हुआ दोनों लोग मैरिज करके आराम से खुशी से रहें। मन में यह बात भी बड़ी गहराई से उठी कि यह उस परिवार के एंगल से अच्छा नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ उसके परिवार के लिए। उसकी मिसेस 3 बच्चों को लेकर कैसे अपनी लाइफ जिएगी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। माम और इस आदमी ने अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए अपने अपने परिवार की बलि दे दी है।
मैं मॉम से बहुत रिजर्व रह रही थी। मुझे तभी लगा कि अब सही समय है मॉम के रास्ते से पूरी तरह हट जाने का। तो उस दिन सीधे पूछ लिया मैरिज के बारे में, तो उन्होंने भी बिना किसी संकोच के बता दिया। समय भी बता दिया कि अगले हफ्ते मैरिज करने जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आज ही बताने वाली थी, लेकिन तुम्हें मालूम हो गया। मैंने कहा मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने यह डिसीजन लिया। मैं समझती हूँ कि यह आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शादी धूमधाम से होगी, लेकिन मॉम ने कहा नहीं। 5 दिन बाद ही शादी थी। मॉम के मना करने पर भी मैंने पूरे घर को इतने दिनों में जितना रेनोवेट कराया जा सकता था कराया। उनके कमरे में नया पेंट कराने से लेकर बेड, फर्नीचर, कारपेट सब नया बनवा दिया। 5वें दिन मैरिज के वक्त चर्च में मैं उनके साथ थी। वाइट ड्रेस में मॉम वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ी मासूम सी। दोनों का पेयर खूब अच्छा लग रहा था, लेकिन आदमी के चेहरे पर नजर जाते ही मुझे उबकाई सी महसूस होने लगती थी। उसकी तरफ से मैं तुरंत मुंह फेर लेती थी। मुझे वह दोनों परिवार को नष्ट करने वाला निहायत गंदा, घिनौना व्यक्ति नजर आ रहा था। चर्च में गिने चुने लोगों को ही इनवाइट किया गया था। एक होटल में छोटी सी पार्टी दी गई थी। शादी करके घर पहुंचने पर मैंने ही मॉम को रिसीव किया, कई रस्मों को भी पूरा किया। मॉम नहीं चाहती थी, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने ही उन्हें उनके कमरे में पहुंचाया, जिसे मैंने बहुत प्यारे ढंग से सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह निहायत गंदा आदमी नए ढंग से सजे ड्राइंग रूम में बैठा था। उसके कुछ दोस्त उसके साथ थे। वो लोग भी उसे भी हैंडसम कह रहे थे, लेकिन वह मुझे गंदा ही लग रहा था। जल्दी ही सारे गेस्ट चले गए। मॉम अपने कमरे में थी। मॉम को मैंने गोल्ड का एक खूबसूरत गिफ्ट बुके देकर नए जीवन की शुरुआत के लिए खूब बधाई दी। उन्हें गले से लगाया। उन्होंने भी माय चाइल्ड कहकर मेरी पीठ थपथपाई। मैंने उन्हें गुड नाइट बोलते हुए कहा ओके मॉम, कल मिलती हूँ। लास्ट में मैंने मैनर्स के चलते उस गंदे इंसान को भी विश किया, गिफ्ट दिया और भावेश के साथ घर से 5 किलोमीटर दूर उस घर में आ गए जिसे मैंने रेंट पर अपने लिए लिया था। इसी एक हफ्ते में मैंने अपना नया आशियाना भी बना लिया था। इस पूरे एक हफ्ते में भावेश सारे काम में मेरे साथ रहा, मेरा हाथ बटाता रहा। घर से जितना मेरा अपना पर्सनल सामान था वह मैं ले आई थी। नेक्स्ट डे सुबह ही मॉम का फ़ोन आया। माय चाइल्ड कहाँ हो? मैंने कहा मैं अपने नए घर में हूँ। उन्हें शौक लगा। बोली क्या, तुम्हें घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा मॉम अब वह मेरा घर नहीं रहा। कम से कम मैं यही जानती हूँ और मानती हूँ। डैड रहे नहीं, जस्टिन ने छोड़ दिया और अब आप नहीं रही। सर नेम चेंज हो गया है। आप ही सोचो मॉम, घर में हर जगह डैड, जस्टिन, मेरी मॉम की अनगिनत यादें हैं। वहाँ मैं किसी और को कितनी देर देख पाऊंगी, वो अभी उसे जो मेरे घर की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। इसलिए प्लीज़ मॉम, जैसे आप डैड जस्टिन को भूल गई वैसे अब मुझे भी भूल जाइए। अपने नए जीवन को एंजॉय करिए। मेरा जब मन होगा ऑफिस में आपसे मिल लिया करूँगी, लेकिन वहाँ कभी नहीं आऊँगी क्योंकि अब वह मेरा घर नहीं रहा। इसलिए प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। मॉम, आप इस बात को भी ठीक से समझ लें कि हमारे आपके लिए यही अच्छा है कि हम दूर रहें। हमारी खुशियाँ अब इसी दूरी पर डिपेंड करती हैं। मॉम ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना मत स्पष्ट बता दिया। मॉम, अब आपकी दुनिया अलग है, मेरी अलग है, इस सच को स्वीकारिए। मॉम ने जब यह समझ लिया कि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ तो उन्होंने भी मुझे अच्छे जीवन की खूब शुभकामनाएं दी और बात खत्म कर दी। लास्ट में यह बोले बिना नहीं रह सकी कि माय चाइल्ड, कभी कभी मिलने आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। उनसे बात में खत्म कर मैं भावेश के साथ सामान पैक करने लगी थी। हम एक हफ्ते के लिए चंपावत घूमने जा रहे थे, मगर बुलेट से नहीं। मेरे पैर तब भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। बुलेट मैंने कपड़े से कवर करके पोर्च में खड़ी करवा दी थी। कई बार मन से चाहते हुए भी हम कई चीज़ों को अपना नहीं पाते। धन्यवाद मित्रों।